आज एक फेसबुक समूह में बहुत सुंदर प्रश्न दिखाई दिया। एक महिला ने दो प्रश्न किए थे। वो दोनों प्रश्न बड़े ही जरूरी, बहुत ही गंभीर प्रश्न थे और मुझे लगता है कि उन दोनों ही प्रश्नों पर व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। मैंने उनको एक छोटा सा उत्तर वहाँ फेसबुक समूह में भी दे दिया था और चूंकि विषय की व्यापकता इतनी बृहद है कि मुझे लगता है कि इस पर एक वीडियो भी बनाना चाहिए था। पहला प्रश्न उनका ये था कि ज्योतिषी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और दूसरा उनका प्रश्न ये था कि समाज में जो जनसाधारण है वो यह कैसे निर्णय करे कि किस ज्योतिषी को दिखाना चाहिए अपनी जन्म पत्रिका, किससे प्रश्न पूछा जाना चाहिए। देखिए, परंपरा से होता क्या था कि जो लेमैन है, जो लेमैन क्लास है, जो जनसाधारण है, उसको तो ज्योतिष की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं थी। ईमानदारी की बात अगर की जाए तो ज्योतिष सदैव से राजन्य वर्ग और धनाढ़ वर्ग के विषय रहे हैं। परंपरा से क्या होता था कि जो राजा का पुरोहित होता था वही वैद्यक का भी काम देखते थे और वही लोग नक्षत्र गणनाओं, मुहूर्त शोधन इत्यादि का काम भी देखते थे। धीमे धीमे समय बदला, राजतंत्र और रियासतें खत्म हुई और हम लोग एक लोकतांत्रिक प्रणाली में आए। कालक्रम में जो राजतंत्र था वो हजारों लाखों वर्षों से पका पकाया हुआ था। उसमें विद्वत वर्ग की भी और प्रशासकीय वर्ग की भी सभी की एक तरह से प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती थी। अब जब ये लोकतंत्र आया जिसकी परीक्षा होना अभी शेष है, कालक्रम में 70-75 वर्ष कोई बड़ी अवधि नहीं है। आने वाले 70-75 वर्षों में ये लोकतंत्र किन रूपों की तरफ जाता है, ये एक देखने की बात होगी। तो जब लोकतांत्रिक प्रणाली आई तो हुआ क्या कि राजन्य वर्ग द्वारा रक्षित जो विद्याएं थीं उनका बहुतेरा पतन हुआ। कारण ये कि राज्याश्रय में फलित होने वाली विद्याएं वो तभी सुचारू रूप से गुरु परंपरा से चल सकती थीं जबकि गुरु परंपरा में हमारा विश्वास बना रहता था। लेकिन आधुनिक भारत ने एक साम्यवादी, पश्चिमवादी दृष्टिकोण को अपनाया और परंपराओं में पलने बढ़ने वाली विद्याओं की अवनति हुई। आज जिन विद्याओं की उन्नति हुई है, जैसे कि मोबाइल, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, उनमें कला का अंश बहुत कम है और मैकेनाइज्ड, मशीनीकरण बहुत अधिक है। इसके अपने ज्योतिषीय कारण भी हैं। तो जिन विद्याओं की अवनति हुई लगातार, जैसे जैसे बड़े राज्य प्रतिष्ठानों को चोट पहुंचा, ज्योतिष विद्या भी उनमें से एक विद्या है जिसकी लगातार अवनति हुई। अब जिस रूप में ज्योतिष हमारे पास बचा है, ये ज्योतिषियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको हम शुद्ध रूप में कैसे अगली जनरेशन को पहुंचा पाते हैं। हम देखते हैं कि रमल करने वाला भी ज्योतिषी कहलाता है, टैरो कार्ड करने वाला भी ज्योतिषी कहलाता है। जिनको ये भी नहीं पता कि कौन सा नक्षत्र मंडल आकाश में किस छोर में स्थित है, कौन सी राशि कहाँ स्थित है, वह भी ज्योतिषी कहलाने लगते हैं। जबकि ज्योतिषी तो उसको कहेंगे जिसको ज्योति का शास्त्र पता हो,
ज्योति नक्षत्रों से आती है, जिसको नक्षत्र विज्ञान पता हो। तो अब अगर हम उनके पहले प्रश्न पर गौर करें कि ज्योतिषी कैसे बना जाए, मैं बहुत स्पष्टता से और दोनों हाथ खड़ा करके ये उद्घोष करता हूँ और बड़े विश्वास से ये कहता हूँ कि ज्योतिष कोई सीखने सिखाने वाली विद्या नहीं है। ये कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पढ़ाएं, उसका सिलेबस डिज़ाइन करें और 3 साल 5 साल 6 महीने की कोई डिग्री हो और हम उस डिग्री को ले करके फिर जगत में उसका प्रोफेशनल व्यवहार करने लगे। मेरी बात से हो सकता है कि किसी को ठेस पहुंचे, लेकिन सत्य यही है। ज्योतिषी बनते हैं, गुरुओं द्वारा बनाए जाते हैं और 99% ज्योतिषी वो न बने न बनाए गए, वो बने बनाए आए हुए थे। आप अगर ज्योतिष को गंभीरता से पढ़ते हैं तो आपको यह पता होगा कि ज्योतिषी बनते नहीं, ज्योतिषी पैदा होते। आप दुनिया के टॉप 20, टॉप 50 ज्योतिषियों की लिस्ट बनाइए और उनमें से कुछ कॉमन एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करिए। पहला लक्षण मैं बताऊं, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ज्योतिषी पैदा होते हैं और ज्योतिषी नदी किनारे पैदा होते हैं। आप किसी भी बड़े ज्योतिषी का नाम ले लीजिए, कालिदास, वराहमिहिर, पराशर, इन सब का नदियों से एक संबंध रहा। भारतीय संस्कृति का अगर प्राण कहा जाए तो वो नदियां हैं, और उन नदियों की प्राण नाड़ी अगर कहा जाए तो वो माँ गंगा है। तो पहला लक्षण कि ज्योतिषी नदी किनारे पैदा होते हैं। दूसरा लक्षण कि ज्योतिषी किसी न किसी गुरु परंपरा में होते हैं। सभी के सभी ज्योतिषी मंत्र साधक होते हैं। गुरु से मंत्र प्राप्त करके वो उस मंत्र का सेवन करते हैं और इस आध्यात्मिक यात्रा में ज्योतिष एक बाई प्रोडक्ट की तरह उनके जीवन में साथ साथ चलता है। और अगर केवल नक्षत्रों, राशियों, ग्रहों की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष अष्टम भाव की विद्या है, ज्योतिष कार्मिक ग्रहों की विद्या है। मेरे भाई, कौन सा ग्रह कार्मिक ग्रह नहीं है, आप जरा बताएं। क्या केवल शनि और राहु कार्मिक हैं? क्या मंगल, केतु, सूर्य, बुध, बृहस्पति, इनका हमारे पिछले जन्म के कर्मों से कोई संबंध नहीं है? और क्या केवल अष्टम भाव से ही ज्योतिषी बनते हैं? अष्टम का अष्टम, तृतीय, अष्टम पर पूर्ण दृष्टि रखने वाली राशि, द्वितीय भाव, इनका कोई रोल नहीं होगा क्या? वास्तव में ये जो प्लेनेटोरियम है, ये जो एस्ट्रोडायनामिक्स, एस्ट्रोकाइनेटिक्स है, वो एक ऑर्केस्ट्रा है जिसमें सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट एक साथ क्लब होके बजते हैं। अकेला सुर भी है उन ग्रहों का, उन नक्षत्रों का, लेकिन वो अकेला सुर अकेला बजता ही नहीं है, ये शामिल बाजा है, सब मिल के बजते हैं। तो इसलिए सबका एक दूसरे का कोलेट्रल, एक दूसरे के एस्पेक्ट्स, एक दूसरे की दृष्टियां, एक दूसरे का अंतर संबंध, कौन किसके भाव के साथ, भावेश के साथ कैसा संबंध बना रहा है, इसका अध्ययन बहुत जरूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात कि इंट्यूशन का एलिमेंट। और हमने शुरू में कहा कि बिना गुरु के ज्योतिष नहीं आएगा, तो गुरु को भी तो कुंडली के किसी भाव से देखेंगे, गुरु से देखेंगे, शुक्र से देखेंगे, पंचम से देखेंगे, नवम से देखेंगे, द्वादश से देखेंगे, अन्य वर्ग कुंडलियों से देखेंगे। तो ज्योतिषी बनाने में
कोई कह दे कि केवल द्वितीय या केवल अष्टम या केवल नवम या नवमेश का रोल होता है, तो ये बहुत आधी अधूरी बात है। जैसे जन्म कुंडली एक इवेंट को करने के लिए बहुत सारा कोलैबोरेटिव सिंक्रोनाइज्ड इफेक्ट दिखाती है, वैसे ही किसी व्यक्ति को ज्योतिषी बनाने में 12वां भाव, 9 ग्रह, 28 नक्षत्रों का योगदान होता है। इस चीज को समझना बड़ा आवश्यक है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं, वो सांख्य हो, योग हो, दर्शन हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, उनको अप्रत्यक्ष शास्त्र माना जाता है। केवल एक ज्योतिष ऐसा शास्त्र है जो प्रत्यक्ष है, और चंद्रमा और सूर्य को इसका साक्षी माना गया है। मैंने एक ऐसे ज्योतिषी को देखा था जो फल कथन करने से पहले नित्य अपने माता पिता का पूजन, उनकी सेवा, उनकी चरण सेवा करने के बाद वो अपनी गादी पर बैठते थे, जहां बैठकर वो फल कथन करते थे। बोले क्या किया? बोले सूर्य और चंद्रमा दोनों का आशीर्वाद ले लिया। तो ऐसी पवित्र विद्या, और अब आप इसको देखें कि ये किन लोगों के हाथों में चली गई, जिनका ना यज्ञोपवीत हुआ, जिनके ना गुरु हैं, वो आज सबसे बड़े ज्योतिषी बने बैठे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें मूल कारण ये नहीं कि वो ज्योतिषी बन गए और जो वास्तविक ज्योतिषी हैं वो कहीं पीछे छूट गए। एक तो कलयुग का प्रभाव, और दूसरा कि हमारे जो शुद्धतावादी आचार्य हैं, माफ करिए, कई बार उनसे गलतियां हुई हैं। उनमें से एक गलती ये हुई है कि नए सामाजिक व्यवहार के साथ हमने अपने रीच को, अपनी परिधि को बदला नहीं। देखिए, धर्म के केंद्र को बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी जो रेंज है, हमारी जो परास है, हमारी जो सरकमफेरेंस है, उसको हमें कई बार बदलने की आवश्यकता होती है आपद धर्म के समय। कलयुग में नित्य एक आपद धर्म है। अगर आप अच्छे विद्वान, योग्य ज्योतिषी, अच्छे परंपरा से प्राप्त अच्छे गुरुओं के आशीर्वाद में संरक्षित लोग अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तो यहाँ तो ऐसे ही लोग पूरी तरह से लीडर बन जाएंगे जिनके पास कोई योग्यता ही नहीं, जिन्हें ज्योतिष के नाम पर केवल छल करना आता है। अब अगर दूसरे प्रश्न की तरफ जाए कि हम कैसे जाने कि योग्य ज्योतिषी कौन है। पहली बात देखिए, आयुर्वेद, ज्योतिष, ये जो दैव विद्याएं हैं, ये कभी बड़ी अम्ब्रेला के नीचे, कभी बड़ी छतरी के नीचे बहुत फल नहीं देंगे। आयुर्वेद तब तक बहुत अच्छा था जब तक हर गांव में, हर मोहल्ले में एक एक वैद्य जी थे। आवश्यकता पड़ने पर वो स्वयं औषधियों का संग्रह करके, कूट छान पीस करके रोगी को देते थे उचित नक्षत्रों में, और रोगी ठीक हो जाता था। लेकिन जब वो चीज़ का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, एक बहुत बड़ी छतरी के नीचे होने लगा, बिना किसी नक्षत्र, बिना किसी राशि का, बिना मुहूर्त का अध्ययन किए एक साथ टनों के टन, कुंटलों के कुंटल औषधि बना दी गई, और अगले 5 साल 10 साल तक वो बेची जा रही है। क्षमा करें, उसका प्रभाव नहीं होगा। ठीक यही बात ज्योतिष के साथ भी है। कई लोग ऐप बना करके, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बना करके, एस्ट्रोटॉक और न जाने क्या क्या, बड़े बड़े नाम, और उन्होंने हायर कर लिया ज्योतिषियों को, और हमारे ज्योतिषी खुद हायर्ड भी हो गए, दुनिया के लिए नौकरी की भविष्यवाणी करते हैं, अपने खुद इंटरव्यू देने जा रहे हैं। भगवान, ये विद्या वहां नहीं चलेगी। ये विद्या, आयुर्वेद, तंत्र, ये तब चलती है जब विद्यावंत स्वयं में नैष्ठिक हो और वो स्वयं में एक अधिष्ठान हो।
उसको किसी बड़े छतरी, बड़े वेबसाइट, किसी न्यूज़ चैनल की आवश्यकता ना हो। वहाँ ये चलेगा, वहाँ परिणाम मिलेंगे, वहाँ से आपके जीवन में आध्यात्म फूटेगा, जो कि ज्योतिष का उद्देश्य है। और हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। किसी को देखा बहुत बड़ा कार्यालय है, फलाना ज्योतिषी, तो उनके पास अपना पर्सनल जेट है, ये हमारी योग्यता का पैमाना बन जाता है। तो सबसे पहले तो जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, कोशिश करें कि हर परिवार के पास अपना एक पारिवारिक दैवज्ञ हो। ये एक चीज़ आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ले आ सकती है। देखिए, ज्योतिष कई बार गाड़ी के हेडलाइट की तरह होता है। टर्न आया, हमने गाड़ी स्लो कर ली, आसानी से मुड़ गए। गड्ढा आया, थोड़ा सा किनारे से होके निकल गए। उस हेडलाइट ने उस गड्ढे को भर नहीं दिया, उस हेडलाइट ने कोई नई सड़क नहीं बना दी, लेकिन उस रोशनी ने ये आपको बता दिया कि कहाँ पर ब्रेक लगाना है, कहाँ पे एक्सीलेटर लगाना है, कहाँ पे धीमे चलना है, कहाँ पे तेज चलना है, कहाँ पे थोड़ा सा बाएं मुड़ जाना है। इतने मात्र से जीव का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। और अगर वह दैवज्ञ अपने गुरु और इष्ट के आशीर्वाद से संयुक्त हुआ, तो आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से वो आश्चर्य भी प्रकट कर सकता है। मैं बहुत सारे समूहों में देखता हूं कि लोग कहते हैं कि ज्योतिषी भाग्य नहीं बदल सकता। मेरे भाई, कर्म से भाग्य बदलता है कि नहीं? बदलता है ना। तो ये जो ज्योतिषीय उपचार हैं, क्या आप इनको कर्मों की श्रेणी में नहीं रखेंगे क्या? ये भी तो कर्म है। किसी ने कहा कि आप नदी में फलाना चीज़ बहा दीजिए, आप इस मंत्र का अनुष्ठान कर लीजिए, आप फलाने देवता की शरण में ले लीजिए, आप किसी तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, आप कोई वृक्ष लगा दीजिए, आप कोई पर्टिकुलर डोनेशन कर दीजिए, आप किसी दिन पर्टिकुलर दिन फास्ट रखना शुरू कर दीजिए। ये सभी कर्म नहीं है क्या? और जब आप सम्यक कर्म करेंगे तो उसका परिणाम तो मिलना अवश्यंभावी है। तो ज्योतिषीय उपचारों से भाग्य बदला जा सकता है, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और अगर न बदला जा सकता होता तो इतने बड़े बड़े शास्त्र, बृहद पराशर होरा शास्त्र और भी बड़े बड़े शास्त्र, नाड़ी की संहिताएं, इनका क्या उद्देश्य बचेगा? अगर परिवर्तन ही न किया जा सके तो फिर ज्योतिष का क्या उद्देश्य, आप मुझे बताइए। तो सभी तरह के भ्रमों को दूर करके हमें इस विद्या पर विश्वास करना है। और इस विद्या के जो जानकार लोग हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस विद्या की शुद्धता को अवश्य बनाए रखें। इसमें ये जो फर्जी प्रवेश है, अब आप देखिए ना, हमारे लोग फेंगशुई खरीदते हैं, घर में स्वस्तिक नहीं लगाएंगे। स्वस्तिक बहुत महंगा है, पंडित जी लूटते हैं, और ये शी जिनपिंग का फेंगशुई लगा लेंगे, कोरोना वाले देश का। हमें कई बार अपने लोगों पर और उनकी बुद्धि पर आश्चर्य होता है कि हम किधर जा रहे हैं। हम ऋषियों की संतानें हैं, हमें ऋषि प्रोक्त तो उन विद्याओं का अवश्य सम्मान करना चाहिए। ज्योतिष पूर्ण है, किसी ज्योतिषी में थोड़ी बहुत न्यूनता हो सकती है, इसमें भी अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन ये विद्या की श्रेष्ठता, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। आगे हम और भी विषयों पर बात करेंगे।